साथियों नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। जैसा कि सभी को पता है कि कल यूपीपीसीएस 2023 का रिज़ल्ट आ गया है, प्री का रिज़ल्ट। तो कुछ लोगों का हुआ है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो जिनका हो गया है अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है तो ख़राब तो है ही। तो अब क्या किया जाए दोस्तों? लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा तब होना शुरू होता है जब जो बुरा होता है वो अपने चरम पे पहुंच जाता है। तो जो लोग लगातार असफल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि हमारा जो है अब ये बुरे का चरम था। अब आगे से हम कुछ इस तरह से लगेंगे बेहतर रणनीति के साथ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अब समय आ गया है कि अच्छे से पूरा अपनी समीक्षा करके कि कहाँ कमियां थीं, और जब आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि 5 से 7 या फिर कहीं कहीं यह आंकड़ा 10 तक पहुंच जा रहा है कि ऐसे प्रश्न थे जो एकदम हलवा टाइप के थे, बच्चा टाइप प्रश्न थे, जो यदि आप अच्छे से पढ़ लिए होते, रिवाइज कर लिए होते तो गलत नहीं होते। मतलब अपने ऊपर बड़ा ही तरस आया होगा कि ये प्रश्न हमसे कैसे गलत हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हमसे कैसे गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों लैक ऑफ रिवीजन होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे सुधार करना है। तो लगे रहिए मेरे साथ। जहाँ भी कोई दिक्कत आए तुरंत पूछिए, व्हाट्सएप करिए, और आगे से ये मान के चलिए कि 100 का टारगेट हमको लेके चलना है। 100 प्रश्नों के उत्तर सही करने हैं, क्योंकि इस बार आप देखिए किसी का 92 है तो हो जा रहा है, और 96 है तो नहीं हो रहा है। तो ये जो आयोग अपनी भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है ना, कि रिजल्ट जो है मॉडिफाइड आंसर की पे देता है, और मॉडिफाइड जो है आंसर की है उसको जारी नहीं करता है। तो उसकी नीति का शिकार नहीं होना है। खैर, आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वालिटी का कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। इससे पहले 2 वीडियो आपको पॉलिटी के करा दिए हैं, RO के, और इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तीसरी वीडियो है। और हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में कुछ भूल हो गई है तो उसको मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है, वहाँ पे देख के सुधार कर लीजिएगा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं दोस्तों, सभी जानते हैं समवर्ती सूची में। आपको पहले भी बताया है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो हैं 3 सूचियों से निर्धारित होते हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और संघ वाली में केवल संघ बना सकता है और राज्य वाली में केवल राज्य बना सकते हैं। फिर है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो दोस्तों, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। आप सभी जानते हैं कि कृषि जिससे जो आय होती है उस पर टैक्स हमको नहीं देना पड़ता है। तो कह रहा है कृषि के अतिरिक्त आय पर कर। तो जो भी इनकम रहेगी उस पर जो हमको टैक्स देना रहेगा वो जो है संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन उसे राज्यों में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो दोस्तों, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं वो शक्तियों के विभाजन के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो 3 प्रकार के संबंध हैं दोस्तों। विधायी, बी, इसको मैं ऐसे याद करने के लिए बताता हूँ, BPA, ऊपर विधायी हो गया है, फिर प्रशासनिक हो गया है, और फिर आर्थिक या फिर वित्तीय संबंध। तो जो विधायी संबंध हैं वो भाग 11 में दिए गए हैं, प्रशासनिक संबंध भाग 11 में दिए गए हैं, और आर्थिक या फिर वित्तीय संबंध भाग 12 में दिए गए हैं। ठीक है। विधायी जो हैं संबंध संविधान के अनुच्छेद 245 से
255 के बीच इनका प्रावधान है। और जो प्रशासनिक संबंध है इनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों 255 के बाद आ जाएगा 256 से लेकर 263। और वहीं यदि वित्तीय संबंधों की बात करी जाए तो इनका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेदों 268 से 293 में किया गया है। तो इस तरह से विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय तीनों संबंध आपको बता दिए हैं। ये अक्सर अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि किनमें वित्तीय संबंधों का उल्लेख है, किनमें विधायी संबंधों का उल्लेख है और किनमें जो है प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। और भाग तो अभी आप देख ही रहे हैं कि भाग भी पूछ लिए जाते हैं। तो विधायी और प्रशासनिक भाग 11 में है, वित्तीय या फिर आर्थिक संबंध जो हैं संविधान के भाग 12 में उल्लिखित हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है दोस्तों किससे? राजस्व वितरण से संबंध है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच। आप सभी जानते हैं कि 1983 में इसका गठन हुआ था। 3 सदस्य थे। कैसे याद रखना, 83 में 3 है तो 3 ही सदस्य थे दोस्तों। एस सरकारिया जो थे इसके अध्यक्ष थे और 2 और सदस्य थे जिनका नाम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक का नाम तो है बी शिवरामन और दूसरे का नाम जो था दोस्तों एम आर सेन था, याद रखिएगा। तो सरकारिया, शिवरामन और सेन, ऐसे याद रखिएगा। तीनों जो हैं सरकारिया आयोग से संबंधित हैं। ऐसे ही दोस्तों एक आयोग और है राजमन्नार आयोग। इसका संबंध भी किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है। ऐसे ही एक है पुंछी आयोग। इसका संबंध भी केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण से है। तो इस तरह से विकल्प केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्व वितरण आपको बता दिया, ये नहीं बल्कि संबंधों पर ये आयोग बनाया गया, सरकारिया आयोग। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजमन्नार और पुंछी ये भी केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित आयोग थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, इन आधारों पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले आंतरिक अशांति भी शामिल थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दोस्तों 356 में है। और वित्तीय आपात का संबंध जो है उल्लेख जो है 360 में है। कैसे याद रखना है? 52 + 4 56, 56 + 4 जो है 60। तो इस तरह से याद हो जाएंगे। वित्तीय आपात जो है अभी तक एक भी बार भारत में लागू नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अभी आपको बता दिया 356 अनुच्छेद के तहत। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है दोस्तों किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो युद्ध अभी आपको बता ही दिया है, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार हो सकते हैं। आंतरिक अशांति अब शामिल नहीं है, पहले शामिल था। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर नहीं कर रहा हूँ।
सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किस लिए दोस्तों? राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्तीय आयोग के गठन की बात कही गई है दोस्तों। प्रति 5 वर्ष पे इसका गठन होता है, राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं और केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे से इसका संबंध रहता है, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वित्त आयोग के कौन थे? केसी नियोगी थे। और इस बार जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं और नए वित्त आयोग के गठन की बात चल रही है। संभवतः नवंबर में नए वित्त आयोग का गठन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए, अभी आपको बताया संविधान का अनुच्छेद 280। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या फिर निकाय नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा निकाय है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? वित्त आयोग का हम लोग जान ही रहे हैं। लोक सेवा आयोग 315 में उल्लेख है इसका। योजना आयोग का उल्लेख नहीं है दोस्तों। इसका गठन 12 मार्च 1950 को किया गया था, याद रखिएगा। वित्त आयोग 280 में है और चुनाव आयोग सभी जानते हैं 324 में है। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब योजना आयोग की जगह जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित करके योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री जो हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, लेकिन अब जो हैं योजना आयोग का जब स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया है तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। फिर है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं दोस्तों, वही आ जाएंगे फिर से प्रधानमंत्री जी। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे ही योजना आयोग का गठन किया गया था। तो यदि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं, तो जवाब होगा संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में सुमन बेरी याद रखिएगा, महिला नहीं है, पुरुष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। और VVR सुब्रमण्यम जो हैं इसके CEO हैं। सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके भी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो सब मिलकर विचार करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है दोस्तों? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में कौन से कथन सही
हैं। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था, सही है। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था। दोस्तों पी चिदम्बरम के द्वारा इसे पुनर्स्थापित नहीं किया गया था, इसे जो है दोस्तों बी नारायण स्वामी जी के द्वारा, बी नारायण स्वामी जी के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। तो ये दूसरा कथन सही नहीं है। इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया, एकदम सही है। और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया, यह कथन भी सही है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे मोरारजी देसाई थे। इसका गठन जो है 1966 में किया गया था, याद रखिएगा। पहले मोरारजी देसाई थे इसके अध्यक्ष, बाद में जो हैं के हनुमंथैया इसके अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और चाहते हैं कि अगली बार फाइनल सिलेक्शन हो, क्योंकि हो सकता है ईश्वर की मर्जी हो इस बार कि प्री अगर आपका हो भी जाता तो मेंस में फंस जाते, तो हो सकता है ईश्वर की मर्जी हो कि अगली बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए बेहतर रणनीति पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मेंस को अभी साथ ही साथ लेके चलना है। तो एक आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है मेंस का पेड, बहुत ही कम शुल्क में चल रहा है, और ऐसा ही एक ग्रुप जो है निबंध लेखन का चल रहा है, वो भी बहुत ही कम शुल्क पे चल रहा है। और ये निबंध वाला ग्रुप जो है ARO में भी आपके काम आएगा। तो जो लोग चाहते हैं कि एकदम कम मेहनत करके और सिलेक्शन लिया जाए, तो आगे वैकेंसी आने वाली है, संभावना है ARO की। तो उसके लिए निबंध लेखन में अभी से जुड़ जाइए। तब आप अच्छा कर पाएंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया है, क्योंकि दोस्तों मेंस जो है ना वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्री निकाल लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए दुखी मत होइए। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, ठीक है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, और इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकट चेलैया कर रहे हैं, यह कथन भी सही है। यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, ये चौथा वाला सही नहीं है। बाकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की है, ठीक है। नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, ये भी ठीक है। तो ऊपर के तीनों सही हैं, 1, 2, 3, और चौथा सही नहीं है। तो सही उत्तर जो है विकल्प बी, 1 और 3, 2 वाला क्या, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं हुई है, तो नहीं लगा होता तब सही था। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से नहीं हुई है, तब ये सही था। तो यही थोड़ा जो है चीज़ें पढ़ने के दौरान हमसे हो जाती हैं गलत, तो इन पे विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरा कथन सही नहीं है, तो कथन 1 और 3 सही हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों संविधान अधिनियम और संशोधन को मिलाना है, सीधे उत्तर में ही चलते हैं। संविधान 94वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 164 से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न सीधे रट लिया करिए। संविधान अधिनियम 2009 95वां संशोधन अनुच्छेद 334 में संशोधन से संबंधित है। माफ़ कीजिएगा। और 96वां संविधान संशोधन जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 15 में संशोधन से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है, याद रखिएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, आप सभी जानते होंगे। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश? जी नहीं। प्रधानमंत्री? जी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष तो कतई नहीं होंगे। भारत के राष्ट्रपति, इन्हीं के अनुमोदन से जो है सौंपा जा सकता है, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 323 में इसका प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। और बात करें संघ लोक सेवा आयोग की तो 315 में इसका उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है, मौलिक अधिकार तो नहीं है दोस्तों। संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार, इस पे जो है दोस्तों आयोग भी सही स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वैधानिक अधिकार माना जाता है इसको, कहीं कहीं आपको संवैधानिक भी मिलेगा, तो डी वाला ज़्यादा सही है। वैधानिक अधिकार है मत देने का अधिकार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा? जी नहीं। प्रधानमंत्री के द्वारा? जी नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा? एकदम सही है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? नहीं सही है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखिएगा, सुकुमार सेन। और रमा देवी जो हैं दोस्तों, पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था, रमा देवी जो हैं पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। और इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 324 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं दोस्तों? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, एकदम सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराना, यह भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, यही कथन सही नहीं है, तीसरा वाला। निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य, तो 1, 2 और 4 सही हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाना चाहिए। जी हाँ, विकल्प बी ही सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और ज़्यादा लोग इसको गलत कर देते हैं। लोकसभा का किया जाता है, राज्यसभा का किया जाता है, राष्ट्रपति का किया जाता है, स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और ये नगर निगम नगर पालिका, इनके चुनावों का संपादन जो है चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। इनका संपादन फिर कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। तो डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, ये भी सही नहीं है। केवल राज्य विधानसभाओं में, ये भी सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन में, जी हाँ, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो संशोधन होता है संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखिएगा। और प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है, सभी जानते होंगे। संविधान संशोधन 52वां 1985 में हुआ था। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, ये भी याद रखिएगा।
सिक्किम एक नया राज्य बना दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें के द्वारा दोस्तों ये सह राज्य बना और 36वें के द्वारा कंप्लीट राज्य बन गया, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है दोस्तों 22वां राज्य बना था 1975 में। आपसे इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है 1975 में। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संविधान संशोधन या 58वां? तो 58वां संविधान संशोधन जो है संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की बात करता है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश जो है इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों? तो मैथिली भी शामिल है, संथाली भी शामिल है, बोडो भी शामिल है और डोगरी भी शामिल है। तीनों भाषाएं इसमें शामिल, चारों शामिल हैं, तो कोई भी विकल्प गलत नहीं है। दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था, आप लोग इसको रट जाइए, सिंधी को जोड़ा गया था। 21 के बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा MNK इनको जोड़ा गया दोस्तों। M का मतलब मणिपुरी, N का मतलब नेपाली और K का मतलब कोंकणी। फिर 21, 71 और फिर 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है दोस्तों BDMS, कुछ लोग इसको बदमाश भी कहते हैं। तो B का मतलब बोडो, D का मतलब डोगरी, M का मतलब मैथिली, S का मतलब संथाली। तो 4 भाषाओं को इनको जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। और ये जो अभी आपको विवरण दिया है इसको रट जाइएगा, पूछ लिया जाता है, प्रश्न ही गलत है। अब ना जाने आयोग कब सुधार लाएगा कि व्यक्ति जो है कैलकुलेट करता है, अपना जो पहली आंसर की निकालता है उस आधार पर स्कोर देखता है, और आयोग जो है अपना मॉडिफाइड के आधार पर रिजल्ट देता है। 5-7 क्वेश्चनों का खेला करके जो है लोगों को इधर से उधर कर देता है और उनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देता है, हमारे इधर कहावत है। पंचायत चुनाव होते हैं दोस्तों प्रत्येक 4 वर्षों पर? जी नहीं, प्रत्येक 5 वर्षों पर। सीधा सीधा जवाब है, प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचायत के चुनाव होते हैं, याद रखिएगा। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। एकदम सही है। वो अलग बात है कि महिलाएं खड़ी होती हैं, वही जीतती भी हैं, लेकिन उनके नाम से काम जो है पूरा पतिदेव करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अभी भी जो पितृसत्ता है भारतीय समाज में, उसके प्रभाव की ओर इंगित करता है ये उदाहरण। कारण इसका क्या बताया गया? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। आप पूरा पॉलिटी पढ़ जाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ जाएंगे, आपको ये कथन कहीं नहीं मिलेगा कि महिलाओं ने जो है आरक्षण को लेकर मांग की हो, कोई आंदोलन चलाया हो। तो कथन ठीक है, कारण ठीक नहीं है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है, ठीक है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, इससे इसका संबंध नहीं है। तो इस तरह से विकल्प ए ही केवल ठीक होगा। संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया है और उसी में जो है दोस्तों
इनके आरक्षण की बात कही गई है, महिलाओं की आरक्षण की बात। 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को जो है कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। और इसी के तहत भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो है 243D के तहत महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई थी। 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। और दोस्तों इसी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भी है दोस्तों चुनाव कराने के लिए। 243K में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। राज्य वित्त आयोग का भी उल्लेख किया गया है, जो पंचायतों में राजस्व वितरण की जो मांग रहती है पंचायतों की ओर से, उनको रखने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में वित्त आयोग होता, वैसा ही राज्य में ये आयोग पंचायतों और सरकार के बीच काम करता है। तो जो वित्त आयोग है राज्य का, वो 243I में उसका प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने कहां से शुरुआत की थी पंचायती राज की? राजस्थान के नागौर से। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज की व्यवस्था भारत में लागू की गई दोस्तों। त्रिस्तरीय, ये भी याद रखिएगा, त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर। अशोक मेहता की रिपोर्ट भी दोस्तों, उनकी समिति की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया गया, लेकिन लागू इसी के आधार पर किया गया, ये भी याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता से सवाल एक जरूर पूछ लिया जाता है, या फिर समितियों की जो गठन का वर्ष है उसको मिलान करने से संबंधित एक सवाल पूछ लिया जाता है। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता दोस्तों। 1957 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। देखिए मिलान करने के लिए दे दिया है दोस्तों, BR मेहता, अशोक मेहता। BR मेहता का मतलब बलवंत राय मेहता, 1957 में इस समिति का गठन हुआ, ठीक है। अशोक मेहता 57 से 20 साल बाद 1977 में इस समिति का गठन किया गया। और LM सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया। और PK थुंगन बचे हैं, इस समिति का गठन जो है 1988 में किया गया। तो जब इसको मिलाएंगे तब आप सही उत्तर पा जाएंगे विकल्प D के रूप में। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। बाकी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं, तो विकल्प B सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे सकेंगे। तो 1, 2 और 3 विकल्प B सही उत्तर है। नगर पंचायत जो है नगर निगम और जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित हैं, जिसका प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में किया गया, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है और जो 74वां संविधान संशोधन जो शहरी निकाय हैं उनसे संबंधित है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनसे संबंधित है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, एकदम सही है।
इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यही कथन सही नहीं है, तो केवल एक सही है। ये जो है 74वें संविधान संशोधन में उल्लिखित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पंचायत के लिए कितने विषय होते हैं? 29 विषय। और 74वें संविधान संशोधन में जो नगरीय सुशासन है उसके लिए कितने विषय होते हैं? 18। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, पंचायती राज का उल्लेख अनुसूची 9 में है और जो शहरी निकाय हैं उनका उल्लेख जो है अनुच्छेद भाग संविधान के भाग 9A में है, ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण नहीं इसमें शामिल होगा, शहरी शामिल हो जाएगा, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नहीं, मंडल के आयुक्त के द्वारा जी नहीं, जिलाधिकारी के द्वारा जी नहीं, राज्य सरकार के द्वारा, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत दोस्तों भाग 9 में इनका उल्लेख है, अभी आपको बताया। नगर पालिकाएं भाग 9A में और सहकारी समितियां जो हैं भाग 9B में, और अधिकरण जो हैं दोस्तों भाग 10 में ना होकर भाग 14A में इनका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। तो डी वाला विकल्प सही उत्तर नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, अभी आपको ऊपर भी बताया है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के अनुसार किया जाता है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय जनजातियों की बात हो रही है दोस्तों, तो 338A में। और केवल अनुसूचित जातियों की बात करें, अनुसूचित जाति आयोग की, तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख 338A में है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित नहीं है, वित्त आयोग से संबंधित नहीं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, याद रखिएगा। वित्त आयोग से जो है संविधान का भाग 12 संबंधित है, याद रखिएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। 330 में दोस्तों जो जातियां हैं और जनजातियां हैं उनके आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में, ये भी याद रखिएगा। 331 में एंग्लो इंडियंस के लिए है। 332 में जो है दोस्तों जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और 333 में जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें आंग्ल भारतीय के मनोनयन से संबंधित प्रावधान है, याद रखिएगा। लेकिन अब जो 104वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो आंग्ल भारतीय हैं उनके मनोनयन का प्रावधान जो है हटा दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। विविध से प्रश्न हैं दोस्तों, इनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 326, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया है। कथन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, एकदम सही है। कारण क्योंकि
अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। एकदम सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं। मिलान करना है दोस्तों। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की बात करें 1963 में इसका गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक कानून इसका गठन 1985 में दोस्तों हुआ। और जो प्रवर्तन निदेशालय है दोस्तों, इसका गठन 2000 में ना होकर 1958 में हुआ। तो डी वाला सही नहीं है। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी दोस्तों 1985 में ना बनकर 1988 में बना, याद रखिएगा। और ईडी जो है अभी आपको मैंने बताया 1958, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। फैक्ट है दोस्तों, भूल हो जाती है। तो ये दो विकल्प सही नहीं हैं, आप इनको रट जाइएगा। और एलआईसी की स्थापना भी दोस्तों कब हुई? एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई, ये भी याद रखिएगा। तो ईडी और एलआईसी दोनों 1956 में ही गठित हुए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद आपको ऊपर भी बताया 6 अगस्त 1954 नहीं 1952 में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा। तो विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 दोनों सही हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर नहीं होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 6 अगस्त, अभी आपको ऊपर भी बताया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 में आया। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 नहीं दोस्तों 1872 में आया था। साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। सी और डी दोनों सही है। विकल्प बी सही उत्तर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं दोस्तों एकदम रट जाने चाहिए, ऐसे रिपीट होते हैं। ये प्रश्न परंपरागत नहीं होते हैं, इसी कारण इनको आयोग रिपीट कर देता है और हमसे गलत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और जो है उसको देखते रहा करिए। एशिया विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर मनीला में है, ये भी याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। सार्क की बात हो रही है दोस्तों। सार्क, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ है दोस्तों? नेपाल के काठमांडू, ये भी याद रखिएगा। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, आपसे पूछ लिया जाता है। और कुल 8 देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, एकदम सही है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जाता है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है, तो वही डोमिनेंट रहती है इस मामले में। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बाकी 3 और 4 जो है करंट अफेयर से संबंधित हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये सब पूछा गया, इनको छोड़ दीजिए। तो 1 और 2 सही है। इन कथनों को ही याद रखिए, उत्तर चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। विकल्प 1 और 2 सही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। प्रश्नकाल में भी वही उत्तर सही था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो वर्तमान में, इसको अभी छोड़िए, वर्तमान में जो है दोस्तों
आप देख लीजिएगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, महिला हैं और जो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग था, जी हाँ याद आ गई, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई वर्तमान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिए, एकदम अचूक मार्ग सामग्री जो है वो आपको उपलब्ध कराता हूँ, बस उसको ही देखते चलिए। और इस बार जो है टारगेट 100 लेके चलिए जिनका नहीं हुआ है, और आपको कराऊंगा अभी, निश्चिंत रहिए। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ दोस्तों 2005 में, सभी जानते होंगे। करंट अफेयर्स जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं एकदम ट्रम्प कार्ड है, तो उससे यदि आप चाहते हैं कि समझौता ना हो तो आपको अचूक मार्ग सामग्री देखनी पड़ेगी। महज 15 से 16 पेजों में आपको महीने भर का करंट अफेयर्स मिल जाता है वीडियो के साथ। जिबूती आचार संहिता संबंधित है दोस्तों किससे? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। जी हाँ दोस्तों, समुद्री डकैत कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? बात हो रही है अदन की खाड़ी की, लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, जब तेल के जहाज़ वगैरह और जो सामान होता है, जहाज़ आते हैं तो यहाँ पर समुद्री लुटेरे रहते हैं, वो इनको लूट लेते हैं। तो कुछ देश संगठित होके जो हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संगठन बना लिया, एक आचार संहिता बनाई, उसी को जिबूती आचार संहिता कहते हैं। भारत इसमें पर्यवेक्षक है, याद रखिएगा, सदस्य नहीं है। तो जिबूती आचार संहिता दोस्तों, जिबूती आप जानते हैं, आपको एक ट्रिक बताया था, सीड्स आपको एक ट्रिक बताया था, सीड। इसमें जो है एस का मतलब सोमालिया है, ई का मतलब इरिट्रिया है, और दूसरे ई का मतलब इथोपिया है, और डी का मतलब जिबूती है। तो ये जो 4 देश हैं ये जो हैं क्या कहलाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं में जो देश है सोमालिया, यहाँ पर ज़्यादा समुद्री डकैत रहते हैं, याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, जी हाँ, जो उसकी घोषणा है, उसके जो मानवाधिकार हैं उनकी बात हो रही है, जो 1948 में की गई थी। अनुच्छेद 1 से 21 तक जो अधिकार दिए गए हैं उनको प्रथम पीढ़ी का अधिकार कहा गया, मानव अधिकार, जबकि 22 से 27 तक द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार के रूप में जाने जाते हैं। और अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार कहा गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। तो इसका सही उत्तर भी नहीं मिला है दोस्तों, बस यही व्याख्या आप देख लीजिए, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जो संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेता है, या फिर वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। यही कथन सही है दोस्तों। 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, सभी जानते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में। न्यूनतम आयु दी गई है दोस्तों 21 वर्ष। न्यूनतम आयु किसके लिए होती है? पंचायत का सदस्य बनने के लिए। 25 वर्ष जो है दोस्तों किसके लिए आयु होती है? राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए। 30 वर्ष जो आयु होती है वो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। 35 वर्ष जो आयु होती है वो भारत के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति दोनों के लिए लागू होती है, याद रखिएगा। फिर राजनीतिक दल दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। भारतीय साम्यवादी
दल की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों इसका गठन जो है, एक मिनट, कब हुआ, 1925 में हुआ। और AIADMK, जी हाँ, वो जय ललिता वाली पार्टी है, इसका गठन 1972 में हुआ। और दोस्तों जो समाजवादी पार्टी है, जिसके मुखिया जो हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनका निधन हुआ है, उस पार्टी का गठन 1992 में हुआ। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चीन की संसद जानी जाती है दोस्तों किस नाम से? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है दोस्तों किसका? ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का ये ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? तो 2001 में पारित किया। जैसा कि नाम से विदित होता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट मतलब पौधों का संरक्षण जो सुरक्षा करे, वैराइटीज उनकी प्रजातियों की सुरक्षा करे, फार्मर्स राइट ऐसे लोग जो पौधों से प्रेम करते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनको अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार ने जो एक्ट बनाया वो कब बनाया? 2001 में, याद रखिएगा। तो कभी कभी उद्देश्य पूछ लिया जाता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य इसके नाम से ही मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पॉलिटी पूरा कंप्लीट होता है। अगला हिस्सा जो है हम लोग जियोग्राफी का तैयार करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और जो डेली अपडेट्स है और करंट अफेयर्स का जो क्विज है आपको, और जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? उसके लिए आप टारगेट करंट AK123 इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुनः कह रहा हूँ। और जो आपका चित्त और चरित्र और चित्र, इन तीनों को पवित्र रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।